जो इंटरमीडिएट मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यानी सेट्स समुच्च, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो समुच्च की डेफिनेशन हमने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेट्स की डेफिनेशन आपको एक बार हम और रिवाइज कर दें कि सेट्स होता क्या है, यानी सेट्स यानी समुच्च। समुच्च की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्च कहते हैं। सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम आपसे क्वेश्चन करें वो क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन चेंज होने का मतलब क्या है कि जैसे हमने आपसे कोई क्वेश्चन आपसे मैंने किया और उसका आंसर, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक राम हो गए और दूसरे श्याम हो गए, ठीक है। मैंने कोई क्वेश्चन आपसे किया कि आपको सबसे अच्छी सब्जी कौन सी लगती है, तो राम ने कहा हमको आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, टमाटर हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को कि आपको सबसे अच्छी सब्ज़ी कौन सी लगती है, तो श्याम का आंसर था कि हमको लौकी की सब्ज़ी अच्छी लगती है, ठीक है, और भिंडी अच्छी लगती है। खैर ये सब तो हमें नहीं अच्छा लगता है, हमें जो राम वाला है वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा कि सबसे अच्छी सब्जी कौन सी है, तो राम का आंसर कुछ और था, श्याम का आंसर कुछ और था। यानी हमारा क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि सबसे अच्छी सब्जियों का समुच्च ये आपका समुच्च नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आइए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। और तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, ठीक है। तो जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है कि जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। तो आपको पता है कि जे से कौन सा महीना स्टार्ट होता है, जनवरी स्टार्ट होता है, और कौन सा स्टार्ट होता है, जून होता है, और कौन सा होता है, जुलाई होता है, ठीक है। तो अगर हमने आपसे कहा कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, तो सभी का आंसर यही होगा कि जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई होगा। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, समुच्च होगा यानी सेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स आपके कौन कौन से होंगे, कि जैसे आप ये नहीं कह सकते हो कि कौन सा लेखक सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। आप यहाँ पे किसी की नज़र में कोई और राइटर होगा टैलेंटेड होगा, किसी की नज़र में कोई और राइटर टैलेंटेड होगा। किसी को मुंशी प्रेमचंद अच्छे लगते होंगे, या किसी को और भी जो भी राइटर्स हैं, हमको तो नाम याद नहीं है, ठीक है। तो ये राइटर सबकी अलग अलग आपको अच्छे लगते हैं। तो यानी सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये समुच्च नहीं होगा, मतलब दैट इज नॉट सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यानी ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो क्रिकेट बैट्समैन जो भी सबसे अच्छे हैं, भारत के सबसे अच्छे बल्लेबाज, तो किसी को तेंदुलकर अच्छे लगते हैं, किसी को विराट अच्छे लगते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड की बात किया जाए तो भाई इसमें ऑस्ट्रेलिया के भी तमाम बैट्समैन हैं। तो यानी सबके विचार इसमें अलग अलग होंगे कि भैया ये आपके बैट्समैन अच्छे हैं, कोई कहेगा ये बैट्समैन अच्छे हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो जैसे आपकी 11th की क्लास है और मैं आपसे कहूँ कि इस क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो आप उनको काउंट करके आप उनको बता दोगे कि हाँ इतने ही बॉयज़ हैं उसमें, ठीक है। तो अगर मैं किसी से ये क्वेश्चन करूँ तो क्लास 11 के सभी बॉयज़ को वो काउंट करके बता देगा हाँ इतने बॉयज़ हैं। तो इसका मतलब सबका आंसर आपका सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4th है ये आपका क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होगा, सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। क्वेश्चन क्या है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो लेस देन 100 का जो भी आपका नेचुरल नंबर होगा वो किसी से भी अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ तो सभी यही बताएंगे कि भैया ये 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो हम ये क्वेश्चन जिससे भी करेंगे सब यही बताएगा कि 1 to 99, क्योंकि 1 2 3 ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। तो सभी का आंसर सेम मिलेगा। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th है ये भी क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये आपका क्या होगा, समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब यहाँ पे कंडीशन ये लग गई है कि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो भी उपन्यास लिखे गए हैं सभी लोग उसका वही आंसर देंगे कि वो जो जो उपन्यास उन्होंने लिखा हुआ है, यानी वो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स तो आपको सब लोग पता है कि सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। इंटीजर्स की बात आ रही है तो आपको पता है कि इंटीजर्स यानी पूर्णांक 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। तो यानी आपका -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी अगर हम आपसे कहें कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी का आंसर आई थिंक यही होगा, यानी वो परसेंट आपका चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्या होगा, यानी ये भी समुच्चय होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इसका मतलब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको कलेक्ट कर लो तो सभी लोग इस चैप्टर्स के क्वेश्चन को वही कलेक्ट करेंगे। यानी कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा क्वेश्चन कुछ और है या कोई कहेगा कि मेरा क्वेश्चन कुछ और है, ठीक है। यानी सबका सेम आंसर इसमें मिलेगा। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल यानी विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है। तो विश्व के सबसे खतरनाक जानवर कौन से होंगे, जैसे मैं आपसे कह दूँ शेर, तो शेर को तो बहुत लोग अपने घर में भी रखते हैं भैया, ठीक है। आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे तो जो का जो विलन होता है देखो शेर अपने घर में रखा होता है, तो उसके लिए तो वो खतरनाक नहीं है। सांप हो गया, तो सांप तो भैया सबके लिए खतरनाक है, लेकिन देखो सपेरे लोग सांप को लेके घूमते हैं। तो यानी ये आप कह नहीं सकते हो कि कौन सा सबसे डेंजरस है, यानी किसी के लिए कुछ डेंजरस है, किसी के लिए कुछ डेंजरस है। मेरे लिए तो कुत्ता है, कुत्ता हमें देख लेता है, दौड़ा लेता है तुरंत, तो यानी हमारे लिए कुत्ता सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर पर्सन टू पर्सन आपका क्या हुआ, चेंज हुआ। किसी के लिए कुछ खतरनाक जानवर होंगे, किसी के लिए कुछ खतरनाक जानवर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक है, ये समुच्चय नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आप
का 9 पार्ट था, ठीक है। तो सबके पास किताब होगी, उसमें आप लोग देख लीजिएगा और उसमें ये लॉजिक आप लगाइएगा कि अगर इसका आंसर हम कई लोगों से पूछें तो क्या सबका आंसर डिफरेंट मिलेगा। अगर सबका आंसर डिफरेंट मिलता है तो वो आपका कलेक्शन समुच्चय नहीं होगा। अगर सबका आंसर सेम मिलता है देन दैट कलेक्शन इज सेट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आपको कोई समुच्चय दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6 और आपको सिंबल यूज़ करना है, यूज सिंबल। इसको कहते हैं बिलोंग्स और इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स। तो बिलोंग्स का मतलब क्या हुआ कि बिलोंग्स का मतलब हो गया कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये बताना है कि ये आपको ए दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 एंड 6 और आपको दिया हुआ है 5 8 0 4 2 एंड 10। क्या वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए कि 5 और उसके बाद गैपिंग हुई है और आपका लिखा हुआ है ए और आपको दो सिंबल्स का यूज़ करना है आपको कि बिलोंग्स या डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। तो ज़रा बताओ 5 ए में है कि नहीं, ज़रा आप यहाँ पे देख के बताओ कि 5 ए में है ना। 5 ए में है यानी 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, यानी 5 ए का अवयव है, ठीक है। तो 5 ए का अवयव है तो आप इसमें कौन सा सिंबल आप भरोगे? अवयव है, ठीक है। फिर देखते हैं 8 एलिमेंट इसका है कि नहीं। अभी आपको तो कंफर्म नहीं है कि है कि नहीं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 क्या, जरा यहाँ पे आप देख के बताओ कि 8 इसमें है। 8 इसमें कहीं पे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 8 ए का अवयव नहीं है। जरा अगला देखिए 0, क्या 0 ए में है? कहीं आप देखिए 0 ए में है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि 4 ए में है कि नहीं है, जरा देख के बताइए। 4 है ए में, 4 ए का एलिमेंट है, देन 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 4 ए का अवयव है। 2 को जरा देखिए, 2 ए में है, देखिए यहाँ पे 2 आपको ए में दिखाई दे रहा है, देन 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। 10 देखिए, 10 ए में है कि नहीं है? 10 कहीं ए में आपको दिख रहा है? कहीं नहीं आपको दिख रहा है। इसका मतलब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसमें आपको ये बताना है कि ये वाला एलिमेंट इस आपके समुच्चय का अवयव है या नहीं है, यानी अवयव है या अवयव नहीं है, यानी ये बिलोंग कर रहा है कि बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप इसको देखिएगा और ए को देखिएगा कि कौन कौन सा इसमें एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, और हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में आपको रोस्टर फॉर्म बताया था। क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म वो होता है कि आप बस इन्वर्टेड कॉमा लगा के जो भी क्वेश्चन आपसे करेगा उसको आप हमेशा करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। किस में लिखेंगे? करली ब्रैकेट, यानी मझले ब्रैकेट के अंदर ही जो भी आपसे कह देगा। जैसे मैंने कह दिया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आप करली ब्रैकेट लगा के क्या लिख दोगे? 1 2 3 4 एंड 5 लिख दोगे, ठीक है। इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म कहते हैं या लिस्टिंग मेथड कहते हैं, यानी सूची विधि कहते हैं। रोस्टर मेथड कहते हैं या फिर लिस्टिंग फॉर्म यानी सूची विधि कहते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है? सिर्फ आपको इन्वर्टेड कॉमा लगा के उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे करेगा कह देना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। अब क्या दिया हुआ है कि आप क्वेश्चन नंबर इसमें आपका जो फर्स्ट है दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है वो -3 से ग्रेटर है और 7 से क्या है? लेस है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि x इज एन इंटीजर। इंटीजर आपको पता है क्या होता है? इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है जो धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? -3 से ज़्यादा लेंगे और 7 से कम। क्या लिखा हुआ है? x is greater than -3 but less than
7, यानी x की वैल्यू -3 से ज़्यादा लेंगे और 7 से कम लेंगे। तो इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? a इक्वल्स टू क्या लगाएंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ज़रा हमको बताइए कि -3 से ज़्यादा क्या होगा? -4? नहीं, माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो संख्या सबसे छोटी होती है। तो -3 से ज़्यादा क्या होगा? -2 होगा। और क्या होगा? -1 होगा। और क्या होगा? 0, क्योंकि 0 भी क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है, एक पूर्णांक है। कहाँ से कहाँ तक हमको लेना था? -3 से ज़्यादा और 7 से कम जो भी संख्याएं उसके अंदर में आएगी सब हमको लिख देना। तो -3 से ज़्यादा और 7 से कम ध्यान दीजिएगा। तो -2, -1, 0 और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यानी 7 से लेस तक लिखना था हमको। इट इज़ योर आंसर। ठीक है, यानी इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो गया? a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यानी जो भी हम समुच्चय के अंतर्गत लिखेंगे, समुच्चय लिखेंगे, वो किस में लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्या होगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होगा। यही आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। कह रहा है कि b इक्वल्स टू, कोई सेट आपको दिया गया है, b दिया गया है, b इक्वल्स टू x such that x is a natural number less than 6। x is a natural number, नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। यानी हमको रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है? हमको रोस्टर फॉर्म में प्राकृतिक संख्या लिखनी है और वो संख्या लेस देन 6 मतलब 6 से कम लिखना है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1। और कहाँ से कहाँ तक लिखना है? यानी 1 से लेके लेस देन 6 मतलब 5 तक लिखना है। यानी b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि c इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ? c इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। यानी x हमारा क्या है? x हमारा 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, यानी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, x हमारी क्या है? 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या। तो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी? जरा बताइए। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या 10 यानी 10 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 99 तक जाएगी। ठीक है, यानी 10 से स्टार्ट होगी और 99 तक 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन उसके आगे कंडीशन दिया है, एंड द सम ऑफ डिजिट इज 8। यानी हमें 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या लिखनी है जिसके अंकों का योग क्या हो? 8 हो। ठीक है, अब आप सोच के बताइए कि वो 2 अंकों की कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 होगा। तो इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दिमाग लगाइए। पहला नंबर 17 होगा, 1, 7। जरा अंकों का योग करो, 1 + 7 करो, 8 आएगा? आएगा ना? तो यानी क्या हो गया? 17 हो गया। जरा हमें दूसरा बताओ, दिमाग लगा के बताओ कि 2 अंकों की कौन सी संख्या होगी जिनके अंकों का योग 8 आ जाए। दूसरी संख्या 26। देखो 2 + 6 कितना? 8 होगा ना? 2 + 6 मिलके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 26। जरा तीसरी संख्या बताओ हमें, और कोई संख्या सोच के बताओ। 35 यानी 35। 3 + 5 8 हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। दूसरी संख्या, अगली संख्या यानी 44 यानी 44, यानी 44 हो गया। 4 + 4 8 हो गया। जरा हमें अगली संख्या बताओ। 53 हो जाएगा, इसके भी अंकों का योग 8 हो जाएगा। और बताओ 62 हो जाएगा। और सोच के बताओ 71 हो जाएगा। और सोच के बताओ 80 भी तो हो जाएगा। 8 + 0 8 ही तो आएगा। जरा क्या बताओ, और कोई ऐसी संख्या है कि जिनके अंकों का योग 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या हो और उसके अंकों का योग क्या हो? 8 हो। इसके अलावा अगर और भी कुछ आपको मिलेगा तो लिख लीजिएगा कॉमा लगा के। वैसे यही इतना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये 3 क्वेश्चन। इसको आप नोट कीजिए, तब आगे बताते हैं। तो थर्ड का फोर्थ देखते हैं। थर्ड का फोर्थ कह रहा है कि d = x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज
डिवीज़र ऑफ 60, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि x एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो 60 की क्या हो, भाजक हो। 60 की भाजक का मतलब यानी उस नंबर से हमारा 60 डिवाइड हो जाए, ठीक है। और कैसे संख्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी से न डिवाइड हो, ठीक है। तो अब जरा बताइए कि 60 कौन कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जो 60 को डिवाइड कर देंगी। पहली अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, 2 अभाज्य संख्या है, 60 से कट जाएगा, ठीक है। अगली संख्या कौन सी होगी, 3 होगी, 3 भी अभाज्य संख्या है, 60 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगली संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 5 होगी, जो 60 से हमारा कट जाएगी, कट जाएगा। अगला और कौन सा होगा, 10 भी होगा, लेकिन 10 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 12 भी होगा, लेकिन 12 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो सिर्फ वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जो 60 को क्या कर देंगी, डिवाइड कर देंगी, यानी डिवीज़र ऑफ 60। और क्या हो, प्राइम नंबर हो, तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। तो यानी आपका आंसर क्या मिलेगा इसका, 2, 3 और 5। क्वेश्चन हमारा क्या था कि d इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिवीज़र ऑफ 60, यानी x क्या है, एक अभाज्य संख्या है और जो 60 की क्या हो, भाजक हो, ठीक है। तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि E इक्वल्स टू द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है उसके अक्षरों का समुच्चय बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखते हैं कि टी जो है कितनी बार आया है, टी हमारा 2 बार आया है। आर जरा देखो कितनी बार आया है, आर भी हमारा 2 बार आया है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का समुच्चय बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया है उसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा, सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो अगर आप इसको लाइन वाइज ज़रा देखें कि E इक्वल्स टू आपको क्या बनेगा, तो T हमारा यहाँ 2 बार आया है, सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। अगला देखते हैं आर, आर देखो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको भी कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे। अगला जरा देखो आई, आई देखो, आई तो सिर्फ एक ही बार आया है, तो बस आई को ऐसे यहाँ पे उतार देंगे। अगला देखो जी, देखो जी कितनी बार आया है, ये भी एक बार आया है, तो ये भी, तब तो ये एक बार लिखा ही जाएगा। अगला देखो ओ, देखो ओ देखो, ये 1 और 2 बार ओ आया है आपका, तो इसको भी हम एक बार लिखेंगे। अगला एन देखो, एन भी हमारा एक ही बार है, तो इसको भी एक बार ऐसे लिख देंगे। ओ तो लिख दिया गया। एम जरा देखो, एम भी एक बार है, तो एम लिख दिया गया। ई जरा देखो, एक ही बार है, इसको भी लिख देंगे ऐसे। टी तो लिख दिए है, आर भी लिख दिए है, लास्ट बचा वाई, तो इसको भी लिख देंगे। यानी जो भी आपको वर्ड दिया गया है उसके लेटर्स को कॉमा लगा लगा के लिखना है, और ये ध्यान देना है कि जो लेटर आपका एक से अधिक बार आया है उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड, आपका कौन सा लिखा, बेटर लिखा हुआ है, तो इसको भी अगर हमको बनाना हो तो f इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, b जरा देखो कितनी बार है, एक बार है, तो लिख दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। e जरा देखो 2 बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, e हमने लिख दिया। t कितनी बार है, 2 बार है, एक बार लिखेंगे, इसको भी लिख दिया। r हमारा एक ही बार था, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। तो यानी ये इस बेटर का जो समुच्चय हो गया वो क्या हो गया, B, T, E और R, और इसको किस में सब आपका लिखना है, सबका कर्ली ब्रैकेट में। अगर कभी भी आपने गलती से आपने जो सबसे छोटा ब्रैकेट है वो लगा दिया या सबसे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी समुच्चय लिखते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि जो भी हम आपके अवयव, जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो सब किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे।